अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बॉयज? होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में सेफ और हेल्दी होंगे। तो आज आपको हम लोग अपनी क्लास 6 का फर्स्ट लेक्चर जो है फर्स्ट वीक का उर्दू का फर्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। बुक्स बेटे आप लोगों के पास होप सो कि आप लोगों के पास अवेलेबल होंगी। अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो आपकी फ्री होम डिलीवरी है बुक सोर्स और इमरान किताब घर से। आप लोग अपनी बुक्स जो है वहाँ से परचेज कर सकती हो, आपके घर में आपको पहुँचा देंगे ना। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर जो फर्स्ट लेसन हमारा है उर्दू का आपका फर्स्ट लेसन हम्द है। हम्द के बारे में आप लोगों को बेटे जैसे कि पहले भी बताया जाता है, हम्द आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग हम्द के बारे में पढ़ते आए हैं कि हम्द किसे कहते हैं। बेटा हम्द ऐसी नज़म होती है, हम्द वो नज़म है जिसमें शायर जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करता है, अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई को बयान करता है, अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करता है। हम ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो, ऐसी नज़म को हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ को जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान हो की गई हो वो नज़म हम्द कहलाती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो आपको इसके राइटर का जो है वो अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम, कि इस नज़म को लिखा किसने है। क्योंकि नेक्स्ट अब आप लोग सीनियर क्लास में आ चुके हो 5 से 6 में, तो आप लोगों को जब एक पोएम दी जाएगी, आपके जब तशरीह आती है तो उसमें ये होता है या नसर आती है तो हम लोग कैसे इस टाइप का देते हैं कि हवाला मतन भी लिखें, नज़म की तशरीह या शेर की तशरीह लिखें हवाला मतन के साथ। तो हवाला मतन बेसिक क्या चीज़ होती है बेटा? हवाला मतन जो होता है उसमें आपको नज़म का नाम और शायर का नाम दोनों बताना होता है। तो नज़म का नाम हम्द लिखेंगे और शायर का नाम, इसके राइटर हैं इस्माइल मीठी। इस्माइल मीठी हमारे हम्द के राइटर हैं। हमको लिखा किसने है? इस्माइल मीठी ने। उसके बाद हम लोग इसके मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग जो है वो बुक के एंड पे फरहंग में आप लोगों को दे दिए जाते हैं। वो मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स आप उसको पढ़ सकते हैं, उनसे गाइडलाइन भी ले सकते हैं कि मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पोएम का अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इस नज़म में बेसिकली शायर कहना क्या चाह रहा है। एंड द सेकंड वन इज कि हमारे वो जो डिक्टेशन वर्ड्स, खास अल्फाज जो हमारे उसमें आपके डिक्टेशन में भी आते हैं, वो खास अल्फाज जो हैं वो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड हमारा है खुशनुमाई। खुशनुमाई क्या होता है? खूबसूरती। खुशनुमाई खूबसूरती। निराली अनोखी, निराली अनोखी। हिकमत दनाई। चटकना, चटकना ये होता है किसी चीज को का खिलना, खुलना। फॉर एग्जाम्पल जब कली चटक कर फूल बनती है, एकदम किसी चीज का खुल जाना। खुदकना उछलना। इत्र खुशबू का नाम है। मेवे, मेवे से भी आप लोग फेमिलियर हो। ड्राई फ्रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, खाने के लिए जो हम लोग यूज भी करते हैं। नादिर नायाब, कीमती। कवि मजबूत। कादिर कुदरत वाला, गालिब। महक खुशबू। चहक, चहक उछलना कूदना, खुश हो जाना, ठीक है। चहकना, चहचहाना। यस वाइज नाउ वी विल एक्सप्लेन। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। बुलंद खानी इस नज़म की जो है वो आप लोगों ने खुद ही करनी है। मीन के इस नज़म की जो रीडिंग है उसको आप लोगों ने अच्छे से करना है 1 और 2 टाइम, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि शायद इस नज़म में क्या करना चाह रहा है, कहना चाह रहा है। सॉरी, आपको मैं शेर नंबर 1 से फर्स्ट शेर जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट शेर आपका जो है वो ये है कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर है उसमें है खुशनुमाई। खुशनुमाई के मायने होते हैं खूबसूरती। शायर ये कहता है कि दुनिया की जो हर चीज है वो अल्लाह ताला की पैदा करता है। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज का खालिक व मालिक है। मीन कि अल्लाह ताला पैदा करने वाला भी अल्लाह ताला है और हर चीज का मालिक भी अल्लाह ताला है।
अल्लाह ताला ने वो जो चीज़ भी बनाई है, उसमें इंसान, जानवर, परिंदे, जो कुछ भी अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है, वो अल्लाह ताला की जो तमाम जो मखलूक है वो हमें खूबसूरत दिखाई देती है। उसमें कहीं ना कहीं हर जैसे देखा जाए अगर तो हर इंसान में कोई ना कोई खामियों के साथ कोई ना कोई खूबी भी होती है, तो हर चीज में एक हुस्न है और एक हुस्न है, एक खूबसूरती है। इसकी वजह से ये हुस्न और खूबसूरती ही है जिसकी वजह से अल्लाह की बनाई हुई हर चीज हमें खूबसूरत लगती है, खूबसूरत दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका शेर नंबर 2 है, क्या खूब रंग ढंग है सबका, क्या खूब रंग ढंग है सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। मीन के दुनिया में जो भी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है दुनिया में, हर चीज का रंग ढंग जो है, हर चीज का रंग ढंग बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इस कदर मखलूक बनाई है बेटे, तो देखिए कि दुनिया में हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। रिजेम्बलेंस कहीं पर जरूर कुछ होगी, लेकिन कोई इंसान बिल्कुल एक दूसरे के इक्वलिटी कहीं पर भी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज जहां पर भी जो कुछ भी बनाया है, अल्लाह ताला की बनाई हुई जो हर चीज है उसका रंग ढंग ही अजीब है, उसका रंग ढंग ही जो है वो निराला है, वो अनोखा है, बहुत खूबसूरत है। चाहे वो चीज छोटी है या बड़ी है, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज में एक खूबसूरती है। शायद अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई को बयान करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज जो है उसका एक अनोखा ही अंदाज है। नेक्स्ट बात नंबर 3 इसमें आपका है कि हर चीज की अदा है निराली, हर चीज की अदा है निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। कि अल्लाह ताला की जो बनाई हुई हर चीज है उसको अल्लाह ताला ने एक अनोखे ही अंदाज से पैदा किया है। और अल्लाह की बनाई हुई हिकमत से खाली ना होने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज बेकार या बेफायदा नहीं है, बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुछ भी बेमकसद नहीं बनाया, हर चीज को बनाने का कोई ना कोई मकसद था, कोई रीजन थी, कोई वजह थी। दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ने ये तमाम मखलूक बनाई। और कोई भी जो चीज है उसकी हिकमत से खाली नहीं है, कुछ भी जो है उसकी हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह ताला की जात जो है वो तमाम जो है जहानों से अफजल है। शायद अल्लाह ताला की जात के बारे में, अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई के बारे में बयान करते हुए ये कहता है कि अल्लाह ताला ने जो हर चीज जो बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है। नेक्स्ट इसका शेर नंबर 4 है, नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। कलियां कहाँ चटकती हैं? अभी मैंने कलियां चटकने से मुराद क्या है, आप किसी बाग में देखा होगा, आप लोगों ने कहीं पर जाते हैं, एक फूल पहले कैसे होता है कि वो यूं बंद होता है, ठीक है, वो एक कली की मानिंद बंद हो जाता है और फिर एकदम वो चटकता है, वो खुलता है और खिल जाता है। तो वही शायरी कह रहा है कि नन्ही कलियां चटक रही हैं, कि जब बहार का मौसम आता है तो पौधों पर वो छोटी छोटी कलियां खिलती हैं। ये मंजर जो होता है ये बहुत दिलकश होता है और वो जब खुलने, उन कलियों को खुलने का जो मंजर होता है वो उन फूलों के हुस्न को और ज्यादा बढ़ा देता है। और फिर क्या होता है कि उन पर छोटी छोटी चिड़ियां जो होती हैं वो खुशी से गीत गा रही होती हैं, वो उछल कूद कर रही होती हैं, वो भी उन चीजों को देखकर बहुत खुश हो रही होती है। दरअसल कि वो अल्लाह ताला की अजमत को देखकर अल्लाह ताला की वो हमदो सना बयान कर रही होती है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आपका शेर है शेर नंबर 5, उसकी कुदरत से फूल महके, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। तो इस शेर में शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम जो नेमतें हैं वो इंसानों के लिए पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि उसने बाहों में रंग बिरंगे फूल पैदा किए हैं, ठीक है।
जब हम किसी बाग में जाते हैं तो उस पर जब हम वहां जाते हैं तो उन फूलों की खुशबू जो होती है वो देखकर हमें अल्लाह की अजमत और किबरियाई का एहसास होता है। और फिर उन फूलों पर मुख्तलिफ परों वाले परिंदे आकर चहचहाते हैं और ये सब कुछ जो होता है ये देखकर बहुत दिलकश जो मंजर है वो पेश हो रहा होता है। ये अल्लाह ताला की अजमत ही होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक जो है वो बनाई और फिर हर मखलूक उसकी ये अल्लाह की कुदरत ही है जिसकी वजह से ये चरिंद परिंद इंसान जानवर ताला ने बागों में रंग बिरंगे फूल पैदा किए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो उन फूलों पर जो मुख्तलिफ परिंदे जो हैं वो जब आकर चहचहाते हैं और उन फूलों पर शरारतें करते हैं तो ये बाग का मंजर जो होता है वो और दिलकश और खूबसूरत लगने लग जाता है। यस, शेर नंबर 6 आपका आ जाएगा। शेर नंबर 6 में है चिड़ियों को अजीब पर लगाए, चिड़ियों को अजीब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। मीन के अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में जो परिंदे बनाए हैं उन परिंदों में उन्होंने बहुत सी जो चिड़ियां हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के पर लगा दिए हैं। अल्लाह ताला ने चिड़ियां जो बनाई हैं, प्यारी प्यारी जो चिड़ियां बनाई हैं, इनको तरह तरह के पर लगा लिए हैं जो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और हर जो है हर इसी तरह बाग में चिड़ियों को अजीब पर लगा दिए और बाग में तरह तरह के फूल पैदा किए हैं, रंग बिरंगे फूल पैदा किए हैं और उनमें खुशबू भी पैदा कर दी है ना। फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है? फूलों में खुशबू को पैदा कर देना। और अल्लाह ताला ने फिर उनमें रंग बिरंगे फूलों को पैदा करके उनमें उन फूलों की खुशबू भी वो भी अलग अलग है। हर फूल की शक्ल और जिसामत भी अलग है। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह ताला ने चिड़ियों को पैदा किया, उनके अलग अलग पर लगा दिए और फिर इसी तरह क्या किया कि फूलों बाग में बहुत से फूलों को पैदा और फिर हर की शक्ल भी अलग अलग है एक दूसरे से, जिसामत भी अलग अलग है और उनकी खुशबू भी डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये सब किसकी हिकमत है? ये अल्लाह ताला ही की हिकमत है। नेक्स्ट आपका शेर नंबर 7 है। दिन को बख्शी अजब सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या खूब है बनाई। यस, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इंसानों के लिए, इंसानों की सहूलतों के लिए बहुत सी चीजें बना दी, जैसे दिन, रात, सूरज, चांद, सितारे। तो अल्लाह ताला ने दिन को कैसे रात को दिन में तब्दील कर दिया और फिर दिन में सूरज को बनाकर, ताकि इंसान जो है वो दिन में अपने उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाकर अपने दिन के काम जो है वो बरोकार अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सके। तो अल्लाह ताला ने दिन को अजीब सफाई बख्श दी और रात को क्या किया? रात, तारों भरी रात में रात पर जो आसमान को तारे दिखाए जाते हैं, जो रात को आसमान रोशन और चमकदार हो जाता है, तो वो तारों भरी रात जो है वो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बना दी। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत हर चीज में नजर आ रही है। अल्लाह ताला की अजमत हमें हर और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया में इतनी ज्यादा नेमतें पैदा कर दी है ना। तो तभी बार बार कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका शेर नंबर 8 आ जाएगा। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बाहों में उसी ने फल पकाए। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है कि हम लोग क्या करते हैं, ये अल्लाह ताला की अजमत कि हम लोग एक बीज बोते हैं और फिर उससे एक तनावर दरख्त, एक फलदार तनावर दरख्त बन जाता है। तो मट्टी में एक खोशा दबाने से गंदम बन जाती है। तो अल्लाह ताला की अजमत क्या है कि अल्लाह ताला ने मट्टी से बाग बना दिए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने मट्टी से बाग बना दिए और फिर उन बागों में हमारे लिए फल बना दिए हैं ताकि हम उससे लुत्फ अंदोज हो सके। तो ये सब चीजें अल्लाह ताला की अजमत और हिकमत है। बेसिकली शायर इस नज़म में अल्लाह ताला की अजमत को बयान करके दुनिया की नेमतों को अल्लाह ताला की सिफात से मुतारिफ करवाना चाह रहा है और कायनात में जो अल्लाह ताला ने नेमतें पैदा की हैं उनके बारे में बताना चाह रहा है।
नेक्स्ट आपका नेक्स्ट शेर नंबर 9 है, मेवे से लदी हुई है डाली, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। मेवे से लदी हुई है डाली, मुख्तलिफ जो मेवाजात हैं वो क्या एक दरख्त के ऊपर एक टहनी पर जो लगे हुए होते हैं। तो शायद ये कहते हैं कि अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की कुदरत देखो कि उसने एक बीज से एक दरख्त पैदा किया और फिर उस दरख्त पर बहुत से हमारे खाने के लिए बहुत से मेवाजात बना दिए। जैसे मैंने आपको कहा कि गंदम का एक बीज बोने से हमें गंदम क्या दानों से भरी पड़ी है बाली, वो खोशा बन जाता है, एक बाली बन जाती है और वो फिर दानों से भर जाती है। तो ये सारी अजमत और किबरियाई जो है वो अल्लाह ताला की जात से ही है। अल्लाह ताला ने ही इंसानों के लिए ये सारी चीजें पैदा की हैं। और आखिरी शेर लास्ट शेर में शायर ये कहता है कि हर शय खुदा ने बनाई नादिर, हर शय खुदा ने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कवियो कादिर। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई हैं वो नायाब हैं, नादिर हैं, कीमती हैं। उन चीजों का कोई नेमुल बदल नहीं है, उन चीजों को कोई और उस जैसा बनाने का इख्तियार नहीं रखता। ये अल्लाह ताला की जात ही है जिसने इंसान के लिए इतना सब कुछ बना दिया। और फिर अल्लाह ताला की जात ताकतवर है, गालिब है और हिकमत वाली है। अल्लाह की अजमत और उसकी किबरियाई से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। इस शेर में बेसिकली शायद अल्लाह ताला की सफात से मुतारिफ करवाता है और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए जो इस कदर नेमतें पैदा की हैं उन नेमतों को एक एक नेमतों को हमारे लिए जाहिर करके एक एक नेमतों को गिनवा रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन कौन सी नेमतें पैदा की हैं और फिर हम उन नेमतों से किस तरह से लुत्फ अंदोज होते हैं। यस वाइज अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसकी मश्क फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाब दें। दर्जन सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो जैसे कि आप लोगों के बुक में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हम किस नज़म को कहते हैं। तो आप लोगों के नोट्स जो हैं वो भी आप लोगों के अवेलेबल हैं। आपके स्कूल में भी आपको नोट्स स्कूल ड्यूरेशन में स्कूल टाइमिंग में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप भी कर दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ और आपको बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम किसे कहते हैं। तो ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ को बयान किया जाए वो हम्द कहलाती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि हम्द किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ को बयान किया जाए वो हम्द कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन है, इस हम्द में बयान करदा अल्लाह ताला की कोई सी दो नेमतों का जिक्र करें। तो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। आंसर इसका है, हम्द में बयान करदा नेमतों में तारों भरी रात और खूबसूरत बाग शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके है कि फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। फूलों को इत्र में बसाने से क्या मुराद है। तो फूलों को इत्र में बसाने से मुराद ये है कि फूलों में खुशबू का पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके है, कवियो कादिर का क्या मतलब है। कवियो कादिर बेटे वैसे तो ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, ठीक है, लेकिन इसके मायने ये हैं ताकत वाला। कवि का मायने ताकत वाला और कादिर का मतलब है कुदरत वाला, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और हर चीज पर कुदरत रखने वाली है। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। मीन की जो आपने लेसन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दी है और फिर उसके ऑप्शंस भी दे दिए हैं। हमने जो राइट ऑप्शन है उसको आपने राइट कर देना है, उस पर टिक कर देना है। आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट उसका है कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से क्या जाहिर है। उसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, आजमत, खुशनुमाई, पायदारी और इज्जत। इसमें जो राइट ऑप्शन है मैंने आपके बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आपके स्टेटमेंट में फर्स्ट का जो राइट ऑप्शन है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज से क्या जाहिर है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा खुशनुमाई।
एंड द सेकंड वन, बाली किस चीज से भरी हुई है, बाली किस चीज से भरी हुई है। फोर्थ उसके आंसर है बालों से, पानी से, दानों से, खुशबू से। एंड द राइट ऑप्शन इज दानों से। बाली किस चीज से भरी हुई है, दानों से। और उसके बाद है कि दिन को अल्लाह ताला ने क्या अजीब चीज बख्शी है, रोशनी, सफाई, दौलत और खुशबू। एंड द राइट ऑप्शन इज सफाई। दिन को अल्लाह ताला ने क्या बख्शा है, सफाई। एंड फोर्थ एंड लास्ट, मेवे से क्या चीज लदी हुई है, मेवे से क्या चीज लदी हुई है। ऑप्शंस आपके हैं थाली, टोकरी, डाली और रेडी। एंड द राइट ऑप्शन इज डाली। मेवे से क्या चीज लदी हुई है, डाली। यस स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसकी एक्सरसाइज हम थी ना। सवाल नंबर 3 आपके है दर्जन अल्फाज के मायने लिखें। फर्स्ट वर्ड आपके है खुशनुमाई, खूबसूरती। सेकंड है कादिर, कुदरत वाला, निराली, अनोखी। एंड नेक्स्ट है हिकमत, दानाई, डाली, शाह। आफ्टर दैट उसके बाद आपकी क्वेश्चन बुक क्वेश्चन नंबर 4 है दर्जन अल्फाज के मुतजाद लिखें। मुतजाद अल्फाज या उलट अल्फाज, दर्जन अल्फाज के मुतजाद लिखें। फर्स्ट वर्ड आपका है सफाई, गंदगी, नादिर। नादिर का मतलब होता है नायाब चीज जो बहुत कीमती हो। आम, जाहिर, बातिन। बातिन का मतलब होता है छुपा हुआ। रात, दिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपका ये है कि दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज चुनकर मिसरे मुकम्मल करें। मीन कि उन्होंने आपको वर्ड्स दे दिए हैं और ये कहा है कि आपने नज़्म के अकॉर्डिंग उसमें से जो आपको करेक्ट वर्ड लगता है वो आपने खाली जगह में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, उसका फर्स्ट है आपका नन्ही कलियां डैश रही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें क्या आएगा, नन्ही कलियां चटक रही हैं। खाली जगह में क्या आएगा, नन्ही कलियां चटक रही हैं। नेक्स्ट वन है दिन को बख्शी अजब सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। और उसके बाद नेक्स्ट आपका है डैश से नहीं है कोई खाली। तो खाली जगह में आएगा हिकमत से नहीं है कोई खाली। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मेवे से लदी हुई है डैश। तो क्या आएगा, मेवे से लदी हुई है डाली। मेवे से लदी हुई है डाली। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट वन आपका है डैश भरी रात क्या बनाई, तारों भरी रात क्या बनाई। लास्ट में क्या आएगा, तारों भरी रात क्या बनाई। यस गाइस, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मफहूम वाज़ेह होने का क्या मतलब होता है कि उसके मीनिंग जो है वो क्लियरली पता चल जाए। फर्स्ट वर्ड आपका है अजीब, सेकंड है इत्र, थर्ड वर्ड आपका है डाली, फोर्थ निराली, फिफ्थ वन कादिर। अजीब के क्या मायने होते हैं, अजीब का मतलब होता है अनोखी, नई, अजीबो गरीब। तो अजीब का सेंटेंस मेकिंग में आप लोग ये जरूरी नहीं है कि आपने वही सेंटेंसेस राइट करने हैं या वही सेंटेंसेस लर्न करने हैं जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। ये जस्ट मैं आपको एक पैटर्न बता रही हूँ, आपने इसमें सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। आपने बल्कि ये एफर्ट करनी है, ये कोशिश करनी है कि जो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं वो इससे कुछ और हों। फर्स्ट वर्ड आपका है अजीब, तो अजीब का सेंटेंस क्या बनाएंगे, अजीब का जुमला क्या होगा, अहमद ने अजीब कहानी सुनाई। सेकंड वर्ड आपका है इत्र, अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र में बसाया। थर्ड वर्ड आपका है डाली, डाली का मतलब होता है शाख, टहनी। डाली मेवे से लदी हुई है। नेक्स्ट वर्ड आपका है निराली, अनोखी, अजीब,
अल्लाह की बनाई हुई हर चीज निराली है। फिफ्थ वर्ड आपका है कादिर, कुदरत वाला, गालिब। अल्लाह ताला की जात कवियो कादिर है। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, दर्जन अल्फाज को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। मफहूम वाज़ेह होने का क्या मतलब होता है कि आपको जुमला इस तरह से बनाना है कि आपको समझ आ जाए, उसके मायने का पता चल जाए। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है अजीब। अजीब का जुमला क्या होगा? अहमद ने अजीब कहानी सुनाई। ये जस्ट आप लोगों को वॉइस में पैटर्न के लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाकर दे रही हूँ। अदरवाइज आप लोगों ने सेंटेंस मेकिंग जो होती है वो आपने खुद से करनी होती है। आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है कि आपने इन वर्ड्स के सेम यही सेंटेंसेस नहीं बनाने। आप लोगों ने क्या करना है, खुद से एफर्ट करके इससे कुछ हटके कुछ और सेंटेंसेस भी बनाने हैं। सेकेंड वर्ड हमारे पास आ जाता है इत्र। इत्र का मतलब होता है खुशबू। अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र में बसाया। क्या होगा सेंटेंस इत्र का? अल्लाह ताला ने फूलों को इत्र में बसाया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है डाली। डाली की क्या मायने होती है? शाह, टहनी। सेंटेंस क्या होगा? डाली मेवे से लदी हुई है। डाली मेवे से लदी हुई है। नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है निराली। निराली का क्या मतलब होता है? अनोखी, अजीब। सेंटेंस क्या होगा उसका? कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज निराली है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज निराली है। लास्ट वर्ड, फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड हमारे पास आ गया कादिर, कुदरत वाला, गालिब। सेंटेंस इसका बनाएंगे हम लोग, अल्लाह ताला की जात कवियो कादिर है। अल्लाह ताला की जात कवियो कादिर है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है, कॉलम अलिफ में दिए गए मुतलका अल्फाज को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ में कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स कॉलम बे में भी दे दिए गए हैं। जो वर्ड इससे मुशाबित रखते हैं, जो इससे कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो उस वर्ड को हमने कॉलम अलिफ के वर्ड को कॉलम बे से मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है रात। अब रात से हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट आता है कि रात, इन वर्ड्स में जो कॉलम बे में दिए गए हैं उसमें से हम लोगों ने देखना है कि रात से हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को उसके साथ आपने मिलाना है। मिलाना किस चीज से है? विद स्केल। आपने अपनी बुक्स पे भी स्केल के साथ इसको इस तरह से मिला देना है। रात क्या होगा? तारों भरी। रात तारों भरी। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है कलियां। नेक्स्ट वर्ड क्या आ जाएगा? कलियां। कलियां चटक रही हैं। कलियां चटक रही हैं। तो इसको आप कलियां चटक रही हैं। आफ्टर यस बॉयज, नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है कलियां। तो कलियां किसके साथ, कॉलम बी में कौन सा वर्ड उसके साथ हमारा मैच होगा? कलियां चटक रही हैं। तो स्केल के साथ हम लोग इसको इसके साथ मिला देंगे। नेक्स्ट वर्ड चिड़िया। चिड़िया उड़क रही हैं। परिंदे चहक रहे हैं। परिंदे चहक रहे हैं। एंड द लास्ट वर्ड आपका है फूल। तो ऑफ कोर्स वो इसके साथ में उसकी मैचिंग होगी।
फूल महक रहे हैं। इस तरह से हमारा कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। आपकी बुक पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 का है, कोई शायर या मुसन्निफ जिस तस्वर को बुनियाद बनाकर नज्म या कहानी लिखता है, इस तस्वर को मरकजी ख्याल कहा जाता है। आमतौर पर मरकजी ख्याल 1 से 3 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। इस हमद का मरकजी ख्याल तहरीर करें। मरकजी ख्याल बेटा वो होते हैं, किसी भी कोई भी जो पोइम होती है उसका जो थीम, जो सेंट्रल आइडिया होता है, जो उसका मेन पॉइंट होता है, उसको हम लोग मरकजी ख्याल बोलते हैं। मरकजी ख्याल मोस्टली 2 और 3 लाइंस पर मुश्तमिल होता है। तो इस क्रिएटिव राइटिंग यू हैव राइट दिस, कि आप लोगों ने इस मरकजी ख्याल को अपने लफ्जों में, हम के मरकजी ख्याल को राइट करना है। इसमें हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने बेसिक थीम क्या था कि अल्लाह ताला की ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो और उसको हम कहा जाता है। और उसमें जो जो इस नज़म का बेसिक थीम है उसको लेकर आपने 2 और 3 लाइंस में इसको खुद से राइट करना है। इट्स योर क्रिएटिव वर्क, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। तो आप इसके बाद हमारा जो ये लेसन है, लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 1 हम आप लोगों ने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर, इसकी तशरीह और इसको अच्छी तरह से, ये आपके पूरे वीक का काम है, इसको अच्छी तरह से आपने लर्निंग भी करनी है और प्रॉपर जो आपको रिटन वर्क दिया गया है वो आपने राइट भी करना है, क्योंकि आफ्टर वेकेशन आप लोगों का ये वर्क चेक किया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। यस वाइज कवायद-ए-इंशा का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रॉम कवायद-ए-इंशा, आपकी कवायद-ए-इंशा की बुक है। इससे हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर जो है कवायद-ए-इंशा से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस में वो है हर्फ, कलमा और जुमला। हर्फ, कलमा और जुमला। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये वर्ड जो है हर्फ, कलमा और जुमला, इनकी डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। इनको इनकी तारीफ, जिसमें उर्दू में जिसको तारीफ बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं कि हर्फ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर्फ कहते किसे हैं। तो बेटा, इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज जो है वो हर्फ कहलाती है। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। कैसे हर्फ? फॉर एग्जाम्पल हम लोग में, को, जीम, दाल जो भी वर्ड बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हर्फ कहलाते हैं। हर्फ कहलाते हैं। और हरूफ का जो मजमुआ होता है, हरूफ का मजमुआ जो है वो लफ्ज कहलाता है। हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। यस वाइज, तो हर इंसान के मुंह से, मैं आपको बताती थी कि इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज हर्फ कहलाती है और हरूफ का जो मजमुआ होता है वो लफ्ज बन जाता है। हरूफ का मजमुआ, फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड राइट कर सकते, हरूफ लिख रहे हैं अलीफ प्लस हे प्लस मीम प्लस दाल। तो ये क्या है? ये सब वर्ड्स हैं। ये क्या है? वर्ड्स हैं। अलीफ एक हर्फ है, हे एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है, दाल एक हर्फ है। बट जब हम इनको कलेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? अहमद। तो अहमद क्या बना? हरूफ का मजमुआ क्या कहलाता है? लफ्ज कहलाता है। हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। और जब हम लोग लफ्जों को जमा करते हैं, जो लफ्जों का मजमुआ होता है
वो एक जुमला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यही वर्ड्स हम लिखते हैं, अहमद प्लस स्कूल प्लस जाता प्लस है, तो इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। ये एक मुकम्मल जुमला बन गया ना कि अहमद स्कूल जाता है। तो नतीजा क्या अखज़ हुआ कि इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज हर्फ कहलाती है। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज हर्फ कहलाती है। हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है, और हरूफ का मजमुआ अलिफ हे मीम दाल वो क्या कहलाया, लफ्ज कहलाया, और लफ्जों का मजमुआ जुमला कहलाता है। वापस हम लोग अपने हर्फ की तरफ आते हैं। तो हर्फ की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हर्फ। हर्फ की 2 अकसाम हैं। हर्फ की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ हर्फ इज शम्सी हरूफ एंड सेकंड टाइप ऑफ हर्फ इज कॉल्ड कमरी हरूफ। हर्फ की पहली टाइप क्या है? शम्सी हरूफ, और हर्फ की दूसरी टाइप क्या है? कमरी हरूफ। शम्सी हरूफ और कमरी हरूफ की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि शम्सी हरूफ बेटे वो हरूफ होते हैं जिनसे पहले अलिफ और लाम हो। अलिफ, और इसकी निशानी यही है कि उनसे पहले अलिफ और लाम हो, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें लाम साकिन हो जाए, लाम की वॉइस ना आए। लाम को हम बोलने में नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये पढ़ते हैं अशम्स, इसमें राइटिंग में तो हम लोगों ने लाम लिखा, बट जब हम लोग उसको रीड कर रहे हैं, रीडिंग में हमने वो नहीं लिखा। हम लोग लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं अशम्स, लिखने में हम लोग लाम लिख रहे हैं, पढ़ने में हम लोग लाम नहीं पढ़ रहे। तो वो हरूफ जिनके साथ अलिफ और लाम लगाया जाए बट लाम जो है वो साकिन हो, लाम खामोश हो जाए, लाम की वॉइस ना आए, तो वो क्या कहलाते हैं? शम्सी हरूफ। एग्जांपल्स क्या है उनकी? अशम्स, अज़्ज़ुहा, अन्नूर। अब ये तीनों वर्ड्स जो हैं इनमें आप लोगों ने देखा कि लाम लिखा गया बट लाम को पढ़ने में उसकी वॉइस नहीं आई, तो ये क्या कहलाते हैं? शम्सी हरूफ। अशम्स, अज़्ज़ुहा और अन्नूर, ये तीनों हरूफ कौन से हरूफ हैं? शम्सी हरूफ। तो शम्सी हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जिनके साथ अलिफ और लाम लगाया जाता है, लेकिन लाम जो है पढ़ने में उसकी आवाज नहीं आती, तो वो क्या कहलाते हैं? शम्सी हरूफ। नेक्स्ट आपकी बुक में इसके अकॉर्डिंग और भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। आप अपनी बुक से शम्सी हरूफ की वो तमाम एग्जांपल्स देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है इसकी सेकंड टाइप। हर्फ की दूसरी टाइप जो है, हर्फ की दूसरी किस्म जो है, उसको हम लोग कमरी हरूफ बोलते हैं। हर्फ की सेकंड टाइप कौन सी है? कमरी हरूफ। सेम वो शम्सी हरूफ के अपोजिट आप अपने माइंड में रखें कि शम्सी हरूफ में हमने क्या किया कि अलिफ और लाम को लगाया, बट लाम की वॉइस जो थी वो साकिन थी। लाम की वॉइस को हम लोगों ने रीडिंग में नहीं पढ़ा। सिमिलरली कमरी हरूफ में आपने क्या करना है? अलिफ और लाम लगानी है और लाम को पढ़ना है। कमरी हरूफ में अलिफ और लाम लगाएंगे और पढ़ते हुए लाम की वॉइस जो है वो आएगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ते हैं अल कमर, तो इसमें लाम को हम लोगों ने पढ़ा। अल यौम, अल फुरकान। कमरी हरूफ की एग्जाम्पल्स क्या है? अल कमर, अल यौम, अल फुरकान। तो कमरी हरूफ वो हरूफ हैं जिनके साथ अलिफ और लाम लगाया जाता है और उनको पढ़ा भी जाता है। बट शम्सी हरूफ वो हरूफ हैं जिनके साथ अलिफ और लाम लगाया जाता है बट लाम की वॉइस साकिन हो जाती है। फर्स्ट अलिफ को हम लोग नेक्स्ट वर्ड के साथ मिला देते हैं, तो वो शम्सी हरूफ कहलाते हैं कि जिसमें अलिफ और लाम लगाया जाता है और लाम साकिन हो जाता है। और वो कमरी हरूफ होते हैं जिनको अलिफ और लाम लगाया जाता है और उसके साथ लाम को पढ़ा भी जाता है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड है हमारे पास। अब हर्फ की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई, हर्फ की टाइप्स का भी आपको पता चल गया। सेकंड वन हमारे पास है कलमा। द सेकंड वन इज कलमा।
कलमा किसे कहते हैं, कलमा और उसकी टाइप्स। कलमा किसे कहते हैं? फर्स्ट तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कलमा किसे कहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग उसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो कलमा की डेफिनेशन ये है कि इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज लफ्ज है। हर लफ्ज के मायने नहीं होते हैं, जिस लफ्ज के कुछ मायने हो वो कलमा कहलाता है। हम लोग कलमा की तरफ आते हैं। तो कलमा हर्फ के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट है कलमा। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज लफ्ज है, मगर हर लफ्ज के मायने नहीं होते। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो अपने मीनिंगफुल होते हैं, बामायनी लफ्ज होते हैं, और कुछ बेमानी लफ्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये कहते हैं पानी वानी, चाय वाय, तो इसमें अब पानी जो है वो एक बामानी लफ्ज है, मीनिंगफुल वर्ड है, बट वानी जो है वो एक है तो वो भी लफ्ज, लेकिन वो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, वो बामायनी लफ्ज नहीं है। तो ऐसे लफ्ज जो मीनिंगफुल हो, बामायनी लफ्ज क्या कहलाते हैं? कलमा कहलाते हैं। और बेमायनी लफ्ज महमल कहलाते हैं। जिस लफ्ज के कुछ मायने ना हो वो महमल कहलाता है, जिस लफ्ज के कुछ मायने हो वो कलमा कहलाता है। तो कलमे की डेफिनेशन क्या होगी कि बामायनी लफ्जों का मजमुआ या बामायनी लफ्ज कलमा कहलाता है। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिसके कुछ मायने हो, जो कुछ मायने रखता हो, वो क्या कहलाता है? कलमा कहलाता है। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो कुछ ना कुछ मायने रखता हो वो कलमा कहलाता है। और लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो बेमायनी हो वो महमल कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, एक जुमला बोलते हैं कि अहमद स्कूल जाता है, अहमद खाना खाता है, तो ये क्या है? एक बामायनी सेंटेंस है, इससे बात की समझ आ रही है। बट व्हेन वी से सेम यही वर्ड्स हैं, बट हम लोग ये कह देते हैं अहमद है जाता स्कूल, तो ये क्या हो जाएगा? बेमायनी सा सेंटेंस हो जाएगा ना। तो लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिसको पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाए वो क्या कहलाएगा? कलमा कहलाएगा। और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसको पढ़कर बात पूरी समझ में ना आए वो क्या कहलाता है? महमल कहलाता है। तो कलमे के साथ आपको कलमा और महमल का भी पता चल गया। आफ्टर दैट हम लोग उसकी टाइप्स की तरफ आते हैं कि कलमे की कितनी अकसाम हैं, कलमे की टाइप्स कितनी हैं, कलमे की किस्में कितनी हैं। तो कलमे की 3 टाइप्स हैं, वो आपके बोर्ड पे तीनों टाइप्स मैंने मेंशन कर दी हैं। आप लोगों ने ये 5 क्लास में भी पढ़ी है। कलमे की फर्स्ट टाइप है इस्म, सेकंड टाइप है फेल एंड थर्ड टाइप उसकी है हर्फ। पहली किस्म इस्म, दूसरी फेल और थर्ड वन हर्फ। इस्म, फेल और हर्फ कलमे की 3 टाइप्स हैं। अब हमें ये पता होनी चाहिए कि इन तीनों टाइप्स की डेफिनेशंस क्या हैं, इन तीनों टाइप्स की तारीफ क्या है। इन तीनों टाइप्स में हमें उनकी डेफिनेशंस का जब तक पता नहीं होगा तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली हमें उसका पता नहीं चल पाएगा। तो फर्स्ट वन उसमें कौन सी टाइप है? इस्म। इस्म जैसे जिसको इंग्लिश में आप लोग नाउन बोलते हो। इस्म नाउन, नेम, a name of a person, place और thing, किसी भी शख्स, चीज या जगह का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? इस्म कहलाता है। किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम इस्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइप उसकी मैंने एग्जाम्पल दी हुई है आपकी। अहमद शख्स का नाम, किताब, मेज, किसी भी शख्स, चीज या जगह का नाम जो है वो इस्म कहलाता है। इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं बट उर्दू में इसको इस्म बोलते हैं कि किसी भी शख्स या चीज या जगह का नाम जो है वो इस्म कहलाता है। एंड द सेकंड इसकी टाइप जो है वो है फेल। फेल किसे कहते हैं? फेल की डेफिनेशन क्या है कि जो कलमा किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। वर्ब, जिसको इंग्लिश में आप लोग वर्ब बोलते हो। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ये कहते हैं अली ने खत लिखा, असलम स्कूल जाता है, तो इसमें लिखना क्या हो जाएगा? फेल होगा, काम हो जाएगा। हमने अभी डेफिनेशन में बोला कि फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो लिखना उसमें क्या आ जाएगा? काम हो जाएगा। जाना भी क्या होगा? काम होगा। पढ़ना क्या है? काम है। तो फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट एंड थर्ड टाइप ऑफ कलमा की जो तीसरी टाइप है उसको हम लोग हर्फ बोलते हैं। कलमा की तीसरी टाइप हर्फ है। हर्फ की डेफिनेशन क्या है कि वो कलमा जो ना तो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम हो और ना ही इसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो। मीन के ना वो इस्म हो ना वो फेल हो। इस्म की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको कि इस्म किसी शख्स, चीज या जगह का नाम है। फेल जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। हर्फ क्या है कि ना तो वो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम होगा, ना उसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, बल्कि वो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, वो हर्फ कहलाते हैं। कि जो ना तो किसी शख्स, चीज या जगह का नाम होता है और ना ही उसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो हर्फ कौन से हैं? हर्फ की एग्जांपल ने, में, से, को, तक वगैरह वगैरह। यस बेटा, नेक्स्ट उसकी थर्ड टाइप जुमला। जुमला किसे कहते हैं? पहले भी मैंने आपको जैसे उसकी डेफिनेशन बता दी कि लफ्जों का मजमुआ जुमला कहलाता है। बामायनी लफ्जों का मजमुआ जुमला कहलाता है। जैसे लास्ट हमने अभी एक एग्जांपल की कि अहमद स्कूल जाता है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, अल्फाज का मजमुआ था, तो वो क्या कहलाता है? जुमला। अल्फाज का, बामायनी अल्फाज का मजमुआ जुमला कहलाता है। ये लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो पढ़कर बात पूरी मतलब पूरा समझ में आ जाए तो वो जुमला होता है। जुमले की टाइप्स क्या है? जुमले की कितनी अकसाम है? तो जुमले की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज मस्बत जुमले, सेकंड वन इज मनफी जुमले। फर्स्ट टाइप उसकी है, फर्स्ट जो किस्म है वो है मस्बत जुमले। दूसरी टाइप उसकी है मनफी जुमले एंड द थर्ड टाइप सवालिया जुमले। 3 अकसाम है जुमले की, मस्बत जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले। मस्बत जुमले कौन से होते हैं? पहले हम लोग मस्बत जुमलों की तरफ आते हैं कि मस्बत जुमले कौन से होते हैं। आम सादा जुमला मस्बत जुमला ही होता है। कोई भी सेंटेंस जब हम लोग बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस, वो मस्बत जुमला कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये कहते हैं अहमद स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूं, हम खेलते हैं, वो बैठता है, मैं सोता हूं, ये सब क्या है? ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये सारे जुमले जो हैं, ये कौन से जुमले हैं? मस्बत जुमले। ये सारे सेंटेंसेस मस्बत सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसको आप इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हो। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को उर्दू में मस्बत जुमले बोलते हैं बेटा। अहमद खाना खाता है, अहमद खाना खाता है, तो ये क्या होगा? मस्बत जुमले की एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दे दी है कि मस्बत जुमले कौन से होते हैं। आम सादा जुमले मस्बत जुमले कहलाते हैं। आम सादा जुमले मस्बत जुमले कहलाते हैं। सेकंड टाइप उसके बाद आ जाती है मनफी जुमले। कि मनफी जुमले कौन से होते हैं? तो बेटा मनफी जुमले वो मनफी सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो? नेगेटिव सेंटेंसेस, और उर्दू में उसको क्या बोलते हैं? मनफी जुमले। मनफी जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए।
किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए तो वो क्या कहलाता है? मनफी जुमले। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। मनफी जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को फर्स्ट मस्बत जुमला था, उसको हमने जब मनफी में तब्दील किया, पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज किया तो क्या आ गया? अहमद खाना नहीं खाता। अहमद खाना नहीं खाता है या नहीं खाता, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? मनफी जुमला। मस्बत जुमले को जब हमने मनफी जुमले में तब्दील किया तो क्या किया कि अहमद खाना नहीं खाता, अहमद स्कूल नहीं जाता, अहमद क्रिकेट नहीं खेलता, अहमद बाहर नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड टाइप, इसकी तीसरी किस्म जो है वो है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। सवालिया जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। आप कहां जा रहे हो? आप क्यों आए हो? आप कब से आए हो? क्या आपने ये काम कर लिया? आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? आप कहां जा रहे हो? क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या है? सवालिया जुमले हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को, जिसको हमने पहले पॉजिटिव सेंटेंस मस्बत जुमले में लिखा कि अहमद खाना खाता है, उसको जब हम लोगों ने मनफी जुमले में तब्दील किया तो क्या कहा? अहमद खाना नहीं खाता। बट जब हम इसको सवालिया जुमले में लेकर आए हैं तो क्या हम कहेंगे? क्या, तो जब जब हम लोग इसको सवालिया जुमले में ले आते हैं तो इससे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? क्या अहमद खाना खाता है? और सवालिया जुमले के एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क को सवालिया निशान बोलते हैं। सवालिया जुमले के एंड पे हमेशा सवालिया निशान लगाना जरूरी होता है, अदरवाइज सवालिया जुमला वो नहीं लगता। क्या अहमद खाना खाता है? और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। सवालिया जुमले के एंड पे सवालिया निशान लगाना जरूरी होता है। तो हर्फ, कलमा और जुमला, ये तीनों आपकी इसके जो टाइप्स हैं, ये आपके इस वीक का वर्क है। हर्फ किसे कहते हैं? कि इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज हर्फ कहलाती है। बामानी अल्फाज का मजमुआ, लफ्जों का बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है। बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है। और लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिसको पढ़कर पूरी बात समझ में आ जाए वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। अब बेटे, इन डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए, इन डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए आपकी बुक पे, कवायदुल इंशा की बुक पे, पेज नंबर, सफा नंबर 8, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, सफा नंबर 8, 9, 10 और 11, पेज नंबर 8, 9, 10 एंड 11 पे बेटा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज गिवन है आप लोगों की। आप लोगों का वीक का जो वर्क है, जो होमवर्क, वो यही है कि आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। और इस लेक्चर को देखते हुए आपने इस एक्सरसाइज को फिलअप करना है। पेज नंबर 8 पे है, 9 पे है, 10 पे है और 11 पे है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।